नंदादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के भंडारा में वाक़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, धमाके में 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। जलगांव ट्रेन हादसे में पोस्टमार्टम के बाद लाशों को उनके लवाकीन के हवाले किया गया। हलाक होने वालों में नेपाल के भी हैं कई बाशिंदे। अदाकार सैफ अली खान पर हमला केस के मरकजी मुलजिम को 29 जनवरी तक भेजा गया, मुंबई पुलिस की तहवील में। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को बनाया जमकर तनकीद का निशाना, कहा महाराष्ट्र को बहुत जल्द मिलने वाला है तीसरा डिप्टी सीएम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नासिक के दौरे पर कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीर में की शिरकत, कहा ज़राअत अब मुनाफे का सौदा। और खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के भंडारा में वाक़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज कई धमाके हुए। इस हादसे में 8 अफराद हलाक हुए जबकि कई जख्मी हैं। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। यह हादसा सुबह सवेरे पेश आया। बताया जा रहा है कि धमाके से छत गिर गई जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। पीआरओ डिफेंस नागपुर के मुताबिक रेस्क्यू और मेडिकल टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। काम के लिए निकला था। काम के बाद में ये है जो अपना पेवटा मोड़ बोलते हैं वहाँ पे आया तो ये स्पॉट दिखाया मेरे को। स्पॉट देखते देखते वो ऊपर में जैसे पत्थरे उल्टे ना वैसे उल्टे दिखे मेरे को। तो एक जो यहाँ था पत्थरा बड़ा वाला वो यहाँ गिरा और जैसे ही वो गिरा मैं वहाँ से भाग गया, गाड़ी फेंक के पीछे चला गया। और मेरे साथ में 4 लड़की थी पीछे में, उन्होंने भी वो साइकिल छोड़ के भागने लगी और रोने लगी है। क्या नजारा था आप देख रहे थे? वो देख ही नहीं पाया मैं। जैसे वो आग निकलती है ना और उसके साथ में धुआं निकलता है, ऐसे दिखा मेरे को कि क्या बताने की ऐसी इच्छा नहीं हो रही मेरी। जोर से आवाज आई? जोर से आवाज आई तो कान बंद कर दिए मैंने और पीछे भागा तो पलटा ही नहीं जल्दी। महाराष्ट्र के भंडारा में वाक़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज कई धमाके हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस बात पर बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह से मरकजी हुकूमत डिफेंस में भी एफडीआई लेकर आई है, इसका ही नतीजा है कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही महफूज नहीं है। भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज जो ब्लास्ट हुआ है, पास में उसके 2-3 कैंप में उसका ब्लास्ट हुआ है, ऐसी मुझे मालूमात है। मैं खुद भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं सांसद रह चुका हूँ वहाँ से, तो मुझे वहाँ की पूरी मालूमात है। ये घटना दुर्दैवी घटना है। मेरे को जो मालूमात मिली उससे ज़्यादा है मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या ज़्यादा है। मैं सबके लिए वहाँ संवेदना व्यक्त करता हूँ, मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से 100% एफडीआई वो डिफेंस में भी लाना चाहती है, ला लिया है, उसी के परिणाम हम हमारे देश के डिफेंस व्यवस्था को भी सुरक्षित नहीं रह सक रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है। जलगांव ट्रेन हादसे के बाद लाशों को उनके लवाकीन के हवाले करने का अमल शुरू हुआ। जो मुकामी लोग थे इनको ज़्यादा दुश्वारियां तो पेश नहीं आई, पर इस हादसे में नेपाली बाशिंदे की जानें भी गई जिनके लवाकीन थोड़ा परेशान दिखे। बहरहाल इनके अहल खाना को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई और ये लोग बॉडी को लेकर नेपाल के लिए रवाना हुए।
हमको हेल्प किया है। सुबह से इंडिया गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट बोल रहा था कि जैसे 50,000 जो है वो कैश देंगे और 1 लाख जो है ऑनलाइन द्वारा बैंक में डालेंगे। और हाल ही भारत सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख रुपए जो इस घटना में घटे हुए लोगों के नेपाली लोगों के लिए 5 लाख रुपए जो क्षतिपूर्ति देंगे, इस बारे में भी बात किया था। और अभी सुबह और एक मन में जो लगा हुआ है, एक बात कहना चाहूँगी। सुबह रेलवे स्टेशन में जो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला था कि बॉडी को हम एयरलाइंस के द्वारा लेके जाएंगे या फिर ये एम्बुलेंस के द्वारा लेके जाएंगे, बट बीच में उन्होंने एक बात बदल दी कि नहीं, हम एम्बुलेंस को ट्रेन के द्वारा लेके जाएंगे और लखनऊ से चेंज करके फिर हम एम्बुलेंस को नेपाल लेके जाएंगे। तो इसमें जो बॉडी जिन जो पीड़ित है उनका कहना ये है कि भाई बाकी इंडियन लोगों को आपने अच्छे तरीके से नेपाल भेजा, लेकिन जो मेरी माँ का जो उनके जो बेटे हैं जो पीड़ित पक्ष से है वो बोलते हैं कि हमको अच्छे से लिया नहीं गया और हमारी बात को इनकार किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ऐसा बात भी उन्होंने किया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को और इंडिया मीडिया ने भी हमको बहुत सारी हेल्प की है इस बारे में। रेल दुर्घटना में जो अभी हमको हमारा जो बॉडी अभी लेके जा रहे हैं, अभी ठीक है, तकलीफ हुई, बोलते हैं ना देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तकलीफ हुई, थोड़ा तकलीफ हुआ, हमको कसमकस करना पड़ा थोड़ा, बट फाइनली हमने सोचा था वो हमारा पूरा हम सक्सेस हो गए लेने में, हमारी बॉडी घर तक लेने में तो सक्सेस हो गए। धन्यवाद गिरीश महाजन साहब को और यहाँ हमारे जो जितने मीडिया कर्मी साथी लोग थे उनको और विशेष धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम चाला हमारे पीछे कि तुमको ये एम्बुलेंस मिलना ही चाहिए। जलगांव ट्रेन हादसे में जख्मियों की आदत के लिए मरकजी वजीर मुमलिकत खेल रक्षा खड़से जलगांव के जिला सरकारी अस्पताल और गोदावरी अस्पताल पहुंची थी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। जिला इंतजामिया इनकी पूरी निगरानी कर रही है। वाकया जो पेश आया वो पूरी तरह से दर्दनाक है। खड़से ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस और रेलवे ने हालात पर नज़र बनाए रखी है। वो जल्द सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना होंगे। जळगाव जिल्ह्यामध्ये रेल्वेची अत्यंत दुःखद घटना घडलेली आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, जवळपास 13 यात्री जे होते ट्रेनमध्ये ते इथे एक्सपायर झालेले आहे। काही 9 ते 10 पेशंट इथे गोदावरी हॉस्पिटलला आज ॲडमिट आहे आणि काल मी इथे नसल्यामुळे मी आत्ता अंदोबार निकोबारला तिथे होती, तिथून आत्ता आली आणि सगळ्या पेशंटची पाहणी केली। सगळ्यांची माहिती कलेक्टर साहेब आहे, इथे रेल्वे प्रशासक आहे व सगळं जिल्हा प्रशासक आहे, त्यांच्याकडनं माहिती घेतली। आता हे सगळे पेशंट स्टेबल आहे। कलेक्टर ऑफिस आणि त्याच्यानंतर रेल्वे ऑफिस पूर्ण लक्ष ठेवून आहे। परत हॉस्पिटलचे सगळे डॉक्टर्स वगैरे पूर्ण बारकाईने लक्ष ठेवून आहे पेशंटवर आणि सगळ्यांशी आता बऱ्यापैकी पेशंटशी मी चर्चा पण केली, तर आता ते स्टेबल आहे, काही त्रास नाही आहे आणि नक्कीच अपेक्षा आहे की ते लवकरात लवकर। अदाकार सैफ अली खान पर हमला केस के मरकजी मुलजिम को मुंबई की एक अदालत ने 29 जनवरी तक पुलिस की तहवील में दे दिया है। बांद्रा कोर्ट ने तफ्तीश में अहम पेशरफ्त को तस्लीम किया और जुर्म की संगीनी का हवाला देते हुए केस के दीगर अहम पहलुओं को तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट में आज उसको प्रोड्यूस कर लिया गया है और उनको सारा चीजें बताई गई है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने क्वेरी रेज की है कि उनको वेपन कहाँ से लिया और वो उनके साथीदार कौन है, क्या है, उनके वजह से उनको पुलिस कस्टडी दी। लेकिन ये मुद्दा ऑलरेडी फर्स्ट रिमांड में लिया गया था। सफिशिएंट टाइम हैज बीन गिवन। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस दौरान सैफ ने पुलिस के पास अपना भी बयान दर्ज करवाया। इस मामले में बीजेपी लीडर क्रिस सोमैया ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो हमलावर था पकड़ा गया वो बांग्लादेशी है, ये भी साफ हो गया है। गैर कानूनी तौर पर इंडिया की सरहद में दाखिल हुआ है। ये सब जानते हुए भी अपोजिशन गैर जरूरी की सियासत कर रहा है। उसके पिताजी बांग्लादेश में बैठकर इतनी चिंता कर रहे हैं तो उसका बेटा है क्या वो तो बताए, और आया कैसे हिंदुस्तान में। अगर वो उसका बेटा नहीं है तो वो इलीगल बांग्लादेशी यहाँ तो घुसखोर बनकर तो आया है। मेरी जो संबंधित अधिकारी से आज सुबह में बात हुई, कल रात को मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, पुलिस के पास सब एविडेंसेस है इसने किया है। और मुझे दुख इस बात का है कि ओपोजिशन लीडर, ओपोजिशन पार्टियां
वो बांग्लादेश में जो पिताजी बैठा है उसका लड़का अनैतिक इलीगली हिंदुस्तान में आए, वो कबूल करता है, उसकी बात सुनकर पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं। सैफ अली खान को लगा है, हकीकत है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी, हकीकत है, जो पकड़ा गया और कोर्ट ने भी वेरीफाई किया। तो इसके लिए अगर पॉलिटिकल स्टंटबाजी करनी है जरूर। थाने के थलसर नाका पर माई बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर एक शख्स ने मामूली बात पर कई लोगों पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 2 शख्स को शदीद चोटें आई हैं। यह वाक़या रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब पेश आया। मुलजिम फिलहाल फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम को सरगर्मी से तलाश कर रही है। उद्धव ठाकरे ने वजीर दाखिला अमित शाह को अफजल खान कहकर मुखातिब किया। मुंबई की रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह को मालूम होना चाहिए कि वो मराठी हैं और इन्हें मराठी लोगों से तसादुम की गलती नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब को भी मराठों के हाथों शिकस्त हुई। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि अमित शाह ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के इंतखाबात जीतने के लिए तमाम तरीक़ेकार इस्तेमाल किए। यही वजह है कि बीजेपी वाले खुद हैरान है कि इन्हें ये जीत कैसे मिल गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सब ईवीएम का मौजज़ा है। पण मी मुद्दामून आज ही जाहीर सभा घेतली कारण एकदा कळू तरी द्या माझ्यासोबत आहेत तरी कोण, किती लोक राहिलेत। पहिलं मी तुम्हाला विचारतोय, तुमचा सगळ्यांचा माझ्यावरती विश्वास आहे की नाही? कारण अमित शाह तुम्ही माझी जागा ठरवू शकत नाही, माझी जागा ठरवणारी ही माझी अस्सल शिवसेना प्रमुखांनी दिलेली वडलोपार्जित संपत्ती आहे। आणि जे शिवसेना प्रमुख बोलायचे की जोपर्यंत तुम्ही शिवसैनिक आहात तोपर्यंत मी शिवसेना प्रमुख आहे, तेच मी सांगतोय की जोपर्यंत तुम्ही शिवसैनिक आहात तोपर्यंत मी तुमचा पक्ष प्रमुख आहे। गद्दारांनी वार केले तर उद्धव ठाकरे संपणार नाही, गद्दारांना गाडूनच मी संपेन। पण ज्या दिवशी माझा एक जरी निष्ठावंत शिवसैनिक बोलला उद्धव। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बहुत जल्द तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। इन्होंने एकनाथ शिंदे जैसे लोग लाचार और डरे हुए लोग हैं। इन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र में मौजूद हैं पर कंट्रोल दिल्ली में है। दिल्ली से कंट्रोल खींचते ही ये लोग नंगे हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध है? कल एक ऑर्केस्ट्रा था वहां सोनू निगम का, तो लोग जमा हो गए थे। सोनू निगम को पैसा देकर उनको एक बहुत बड़ा कोई लाइव शो किया था, तो लोग आते मजा देखने में, उसमें भाषण हो गए लोगों के कुछ। ये लाचार लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, और मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है, आप देखिए, और उनमें से कोई होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, आप देखो क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के बाजू में दम नहीं है, इंडिपेंडेंट। अरे हमारी बाजू में दम नहीं है, आप अपनी चड्डी संभालो, आपके चड्डी की जो नाड़ा है। शिवसेना यूबीटी की जानिब से लगातार ईवीएम पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर बात करते हुए शिवसेना लीडर नरसिम्हा ने कहा कि अगर वक्त ईवीएम में है तो लोकसभा इंतखाबात पर शक क्यों नहीं जाहिर किया गया। इन्होंने कहा कि ईवीएम पर शक है तो आदित्य ठाकरे को कैसे जीत हासिल हुई। इन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर उनको ईवीएम पे डाउट है कि लोकसभा के टाइम क्यों नहीं ईवीएम पे डाउट लिया? ईवीएम पे डाउट है, फिर आदित्य ठाकरे कैसा चुन के आया? खुद का भतीजा वरुण सरदेसाई कैसा चुन के आया? रिजाइन देने को बोलो उनको, ईवीएम से चुन के आए ना। देखो, पराभव उनका हो चुका है कि लोगों जो बचेले लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, तो उनको एक सहानुभूति लेने के लिए इसी तरह के वक्तव्य कर रहे हैं। अभी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसीलिए। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने बैलेट पेपर से इंतखाबात की मांग की है। इस पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि जिस रियासत में इंतखाबात में गड़बड़ी दिखेगी वहां इस तरह की आवाज तो उठेगी ही। ऐसा है कि जिस राज्य में चुनावी गड़बड़ी होगी वहां के नेता उस मुद्दे को उठाएंगे। अगर उद्धव ठाकरे जी ने वहां चुनाव में गड़बड़ी महाराष्ट्र में देखी है तो उसके हिसाब से वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। कहीं चुनाव में कोई राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना है ना, कोई चुनाव आयोग को थोड़ी चुनाव लड़ना है, ना डीएमएसपी को चुनाव लड़ना है, चुनाव हम लोगों को लड़ना है। तो जहां निष्पक्षता नहीं दिखेगी,
जहां गड़बड़ी दिखेगी वहां ऐसी डिमांड होगी। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल को जाली दवाइयां फराहम करने के मामले में 3 सप्लायर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये जाली दवाइयां अस्पताल को मई से अक्टूबर के दरमियान फराहम की गई थी, जिनमें से 1.5 लाख गोलियां सप्लाई की गई। लेबोरेटरी जांच में इन दवाइयों में अहम अज्जा की गैर मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद 1,23,880 गोलियां जब्त कर ली गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसमें एक बैन रियासती गिरोह के मुलविस होने का शुबा है और मजीद तहकीकात जारी है। मे महिन्यामध्ये औषधी नमुने घेतले होते, तर त्यांचा अहवाल 31 ऑक्टोबर 2024ला आला। सदरी अहवालामध्ये असं नमूद आहे की सदरील औषधी बनावट स्वरूपाची आहेत। बनावट स्वरूपाची असल्यामुळे आम्ही तातडीने तपासाची चक्र फिरवली, तर ते जे नियमानुसार सिव्हिल हॉस्पिटल यांनी कुणाकडून औषधी घेतले त्याची तपासणी केली, तर त्यांनी लातूरच्या जया एंटरप्राइजेस यांच्याकडून औषधी घेण्याचे त्यांनी मान्य केले। नंतर आपण जया एंटरप्राइजेस यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी ठाणे येथील ॲक्टिव्हेंटिस बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेचे नाव समोर आलं। आपण त्यांच्याशी जेव्हा पत्रव्यवहार केला तर ॲक्टिव्हेंटिस यांनी कॅबिज जेनरिक हाऊस मीरा रोड ठाणे यांचं नाव समोर केलं। जेव्हा आपण कॅबिज जेनरिक हाऊसला पत्रव्यवहार केला तर त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास किंवा मे महिन्यात मरकजी वजीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने नागपुर में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान इन्होंने कहा कि विदर्भ की तरक्की के लिए कोशिश जारी है। लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए आज यहाँ के कॉलेज तलबा में टी शर्ट्स भी तकसीम की गई। गडकरी ने कहा कि तलबा हमारे सफ़ीर होंगे। इस मौके पर सनत से जुड़ी कई हस्तियाँ मौजूद थी। गडकरी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगले 4 साल में यहाँ 3 लाख रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि ये पूरी तरह विदर्भ के औद्योगिक विकास के लिए कटिबद्ध है। ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन विदर्भ। द मेन इंटेंशन इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन विदर्भ। विदर्भ समृद्ध हो, संपन्न हो और विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले और विदर्भ के किसान हो, युवा हो, सबकी प्रगति हो। और इसलिए ये मिशन के रूप में ये महोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि पिछले जब हमने कोशिश शुरू की तब से केवल मिहान में 1 लाख रोजगार अब क्रिएट हुए हैं, जिसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। और एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से मिहान और विदर्भ का इंडस्ट्रियल एरिया है वो पकड़कर कम से कम अगले 4 साल में करीब 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार तैयार करना हमारा उद्देश्य है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नासिक के दौरे पर इस दौरान इन्होंने त्रिमुकेश्वर मंदिर में पूजा की। इसके बाद इन्होंने कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। अपने खिताब में अमित शाह ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन अब जो किसानी कर रहे हैं इन्हें अंदाजा है कि इसमें कितना फायदा है। भाई और बहनों, सालों से एक चर्चा थी कि किसान जो काम कर रहा है खेती का वो मुनाफे लायक नहीं, इसमें मुनाफा नहीं। मगर मेरा आज भी दृढ़ विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज भी खेती ये मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें किसी को भी शंका रखने की जरूरत। मराठवाड़ा ज़रई यूनिवर्सिटी के चांसलर वसंत राव नायक सीपी राधाकृष्णन की सदारत में 26वां कन्वोकेशन बड़े धूमधाम से मुनक़िद हुआ। इस कन्वोकेशन में रियासत के कई वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर तालीमी साल 2023-24 में डिग्री और मास्टर्स की डिग्रियां मुकम्मल करने वाले 3,462 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, मुहक्किकीन, प्रोफेसर्स, अफसरान, मुलाजमीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। सर, हा विद्यापीठ जसं मी तुम्हाला सांगितलं, लोक इकडे खूप कॉपरेटिव्ह आहेत। विशेष म्हणजे विद्यार्थी आहेत, त्यांना इथं ह्या क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्यासाठी खूप संधी आहे इथं। फक्त मला एक असं वाटतं की गव्हर्नमेंटनं बऱ्याचशा गोष्टींकडे इथं लक्ष दिलं पाहिजे, स्पेशली जे अलाइड सायन्सेस आहेत
ॲग्रिकल्चर क्षेत्रामध्ये, जसं लाईफस्टॉक प्रोडक्शन मॅनेजमेंट झालं, डेअरी सायन्स वगैरे झालं, तर त्यासाठी गव्हर्नमेंटनं भरपूर मदत केली पाहिजे ह्या युनिव्हर्सिटीला त्या बाबतीमध्ये. शिक्षण घेतलेलं आहे आणि आज ते डिग्री कंप्लीट करून आज आम्ही दीक्षांत समारंभाच्या निमित्तानं आज पदवी ग्रहण करत आहोत. अच्छा. त्या निमित्तानं याचा उद्देश असा आहे की उद्या येणाऱ्या पिढीला शेतीसाठी सहाय्यभूत ठरणारं ज्ञान त्यांच्या कामासाठी लागावं अशी आमची अपेक्षा आहे आणि त्याच्यासाठी आम्हाला संधी उपलब्ध व्हावी आणि त्यानुसार आम्हाला जशा पद्धतीनं भविष्यामध्ये शेतीच्या कार्यासाठी जशी संधी मिळेल तशी आम्ही करण्याचा प्रयत्न. विद्यार्थी जीवनात तुमचा विद्यापीठात अनुभव काय आहे, कसा अनुभव? खरं तर विद्यार्थी जीवनामध्ये आम्ही विद्यापीठाअंतर्गत जे काही कॉलेज होते, अच्छा, ॲफिलेटेड कॉलेज, NSB कॉलेज मर्केल, ते आमची डिग्री झालेली आहे. अच्छा. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।